मेरे मना करने के बावजूद भी ये तुम दोनों को तरस खाकर यहाँ ले तो आए हैं, लेकिन तुम दोनों को बिठाकर मैं खिलाने वाली नहीं हूँ। इसलिए तेरी छोटी बहन घर के सारे काम करेगी और तू नौकरी करेगी और मुझे पैसे ला कर देगी। आई बात समझ में? चाची सुजाता की बात सुन कंचन बोली, जी चाची, मैं कल ही कहीं काम ढूंढने जाती हूँ। कंचन को सिलाई का काम बहुत अच्छे से आता था, इसलिए उसे एक बुटीक में नौकरी मिल गई। वो हर रोज समय पर काम पर जाती और खूब लगन से काम करती। वहीं दूसरी ओर उसकी छोटी बहन माला दिन भर नौकरानी की तरह घर के सारे काम करती। सुजाता माला को बिल्कुल भी आराम करने नहीं देती थी। ऐसी ही एक दिन सुजाता ने माला को चाय बनाने के लिए कहा, लेकिन जल्दबाजी में माला से चाय में चीनी ज्यादा गिर गई और जब वो चाय सुजाता ने पी तो वो गुस्से से चाय का कप माला की ओर फेंकते हुए बोली, कमबख्त, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं किया जाता। इतनी मीठी चाय पिलाकर मुझे शुगर करवाएगी। चल जा, दोबारा से मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आ। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये दोनों अनाथ मेरे घर आकर रहने लगी। हाँ, जिनकी मैं शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थी, उनकी अब 24 घंटे शक्ल देखना पड़ता है। अब जा यहाँ से। माला रोते हुए अपनी चाची के लिए चाय बनाने रसोई में चली गई। वहीं दूसरी तरफ आज कंचन को सैलरी मिली थी, इसलिए वो अपने और अपनी बहन के लिए नए कपड़े खरीद कर लाती है। ये देख सुजाता गुस्से से कंचन को चांटा मारते हुए बोली, मनहूस करम जली, 2 पैसे क्या कमाने लगी, तेरे तो पर निकल आए। मेरी बिना परमिशन के शॉपिंग करने चली गई। कुछ दिन पहले ही तो मैंने अपनी बेटी के पुराने कपड़े तुम दोनों को पहनने के लिए दिए थे। चाची जी, वो कपड़े कई जगह से फटे हुए थे, इसलिए आज तनख्वाह मिली थी तो उनमें से कुछ पैसों से मैं 2 जोड़ी कपड़े ले आई। इसका मतलब तू सारे पैसे उड़ा आई? नहीं चाची, ये लीजिए पैसे। हाँ, आधे पैसे देकर अपने आप को बड़ी चालाक समझती है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ला दे ये नए कपड़े। ये कपड़े मेरी बेटी पहनेगी और तुम दोनों बहनों को जो बचा हुआ खाना मिलता था ना, तुम दोनों को आज वो भी नहीं मिलेगा। तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी कि बिना मुझसे पूछे कुछ भी करने का नतीजा क्या होता है। ये कहते हुए सुजाता कंचन के लाए हुए नए कपड़े लेकर अपने कमरे में चली गई। वहीं माला रोते हुए बोली, दीदी, चाची कितनी बुरी है, उनके सीने में दिल नहीं है। हम 24 घंटे इतना काम करते हैं, लेकिन हमें एक समय का खाना भी नसीब नहीं है। रोज एक समय का खाना मिलता था, आज वो भी नहीं मिलेगा। देखो ना दीदी, आज सुबह चाची ने गरम चाय का कप मेरे ऊपर फेंक दिया, जिससे मेरा हाथ जल गया। फिर भी मैंने ऐसे जले हुए हाथ से आज घर का सारा काम किया। ऐसे जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, पापा के पास चली जाऊं। कम से कम चाची के अत्याचार से तो मुक्ति मिल जाएगी। चुप हो जा मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारे लिए हल्दी का लेप बना कर लाती हूँ और तुम दिल छोटा मत करो। देखना, एक दिन हम हंसी खुशी जीवन बिताएंगे। उसके बाद कंचन हल्दी का लेप बनाकर अपनी छोटी बहन के जले हुए हाथों पर लगा देती है। फिर दोनों बहनें भूखे पेट पानी पीकर सो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कंचन जिस बुटीक में काम करती थी, वहाँ धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे, क्योंकि कंचन बहुत ही अच्छी सिलाई करती थी। उसके हाथ के सिले कपड़े लोगों को पसंद आने लगे। ये देख बुटीक की मालकिन सुगंधा भी कंचन से बहुत खुश थी, लेकिन वहाँ पर काम करने वाली लाली नाम की लड़की कंचन की तारीफ होते देख ईर्ष्या से जलने लगी। पता नहीं इस कंचन की बच्ची ने मालकिन पर क्या जादू कर रखा है। मालकिन इसकी तारीफ किए बिना थकती नहीं, और मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, आज तक मालकिन ने मेरी तारीफ नहीं की। मुझे कुछ ऐसा करना है कि मालकिन इसे काम पर से निकाल दे। मुझे कुछ सोचना होगा। ऐसा कहकर लाली कंचन को मालकिन सुगंधा की नजरों में गिराने के लिए तरकीब सोचने लगी। और फिर एक दिन बुटीक की मालकिन सुगंधा कंचन से बोली, कंचन, मुझे आज किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है। मैं कल शाम तक वापस आऊंगी, इसलिए मैं तुम्हें बुटीक की जिम्मेदारी सौंप कर जा रही हूँ। ध्यान रखना। ठीक है मालकिन, आप बेफिक्र होकर जाइए, बुटीक की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। ये बात सुन लाली मन ही मन खुश होते हुए बोली, जिस मौके का मुझे इंतजार था आखिर मिल ही गया। अब आएगा मजा। कंचन जब किसी काम से थोड़ी देर के लिए बुटीक से बाहर गई हुई थी, तभी मौके का फायदा उठाकर लाली ने बुटीक में आग लगा दी। थोड़ी देर बाद आग की लपटें तेज हो गई। इतने में कंचन भी वापस लौट आई। बुटीक में आग लगा देख वो हैरान होते हुए बोली, अरे ये क्या, बुटीक में आग कैसे लग गई? तभी लाली रोते हुए बोली, कंचन तुम आ गई।
मैं तो जैसे तैसे बचकर बाहर निकल आई, पर मालकिन को पता चलेगा तो उनको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। उनका कितना बड़ा नुकसान हो गया। बुटीक की मालकिन सुगंधा को जैसे ही इस बात की खबर लगी, वो अपना काम छोड़ तुरंत वापस लौट आई। फिर वो कंचन को थप्पड़ मारते हुए बोली, कंचन, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैंने तुम पर भरोसा किया, इसलिए मैंने तुम्हें बुटीक की सारी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन तुमने तो मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। देखो, मुझे मेरे बुटीक के पूरे 10 लाख रुपए चाहिए, वरना सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसती रहोगी। मालकिन, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। जब बुटीक में आग लगी तब मैं यहाँ नहीं थी। मेरी बात पर भरोसा कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं। आपको तो पता ही है, मैं अपनी चाची के साथ रहती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं आपको 10 लाख रुपए कहाँ से दूंगी? प्लीज मुझ पर दया करो। कंचन हाथ जोड़कर मालकिन के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन मालकिन सुगंधा उसकी एक नहीं सुनती और ये देखकर लाली मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसके बाद कंचन रोते हुए घर जाकर अपनी चाची को सारी बात बताती है। सुजाता ये सब सुन कंचन की पिटाई करने लगी, फिर गुस्से से बोली, अपना बोरिया बिस्तर बांध और अपनी बहन को लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तक हमारे घर में कभी पुलिस नहीं आई और तेरी वजह से यहाँ पुलिस आएगी। चल चल निकल यहाँ से, हमारी कितनी बदनामी होगी। आज से तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। चाची जी, इस मुसीबत के समय आप हमारा साथ नहीं देंगी तो कौन देगा? मैं अपनी छोटी बहन को लेकर कहाँ जाऊंगी? और बुटीक की मालकिन मुझे पुलिस के हवाले कर देगी अगर मैंने उन्हें 10 लाख रुपए नहीं दिए तो। चाची, हमारी मदद कीजिए, आपके सिवा हमारी इस दुनिया में है कौन? प्लीज हमें घर से बाहर मत निकालिए। लेकिन सुजाता को उन दोनों बहनों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया और उसने धक्के मारकर दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। वो दोनों भटकते भटकते एक जंगल में चली गई। तभी माला रोते हुए अपनी बहन कंचन से बोली, दीदी, हम 10 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? अगर 10 लाख रुपए आपने मालकिन को नहीं दिए तो आप जेल चली जाएंगी और मैं अकेली रह जाऊंगी। दीदी, हम जैसे अनाथ बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है? अगर हमारे माता पिता जिंदा होते तो शायद हमारे साथ इतना बुरा नहीं होता। ये कहते कहते माला हैरानी से बोली, अरे दीदी, सामने देखो, वो क्या चमक रहा है? देखने में तो लहंगे लग रहे हैं, लेकिन वो भी सोने और चांदी की। कहाँ माला? वो सामने उस पेड़ के नीचे, चलो चलकर पास से देखते हैं। दोनों बहनों ने जब नजदीक जाकर देखा तो वाकई में वहाँ पर सोने और चांदी के लहंगे पड़े हुए थे। ये देख माला खुश होते हुए बोली, दीदी, ये लहंगे तो सच में सोने और चांदी की है। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब हमारे दुखों के दिन चले गए। इन्हें बेचकर हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। आप अपनी बुटीक वाली मालकिन को 10 लाख रुपए भी दे देना, फिर हम बहुत बड़े घर में रहेंगे, चाची के अत्याचार से बहुत दूर। नहीं माला, पता नहीं ये सोने और चांदी के लहंगे किसके होंगे। हमें ऐसी किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए, ये बुरी बात है। हमें यहाँ पर रुककर इंतजार करना चाहिए ताकि ये सोने और चांदी के लहंगे किसी लालची इंसान के हाथ ना लगे। ऐसा कहकर कंचन ने अपनी छोटी बहन माला को सोने और चांदी के लहंगे ले जाने से मना कर दिया। तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर परी प्रकट हुई। परी को देखकर दोनों बहनें चौंक गई। तभी परी उन दोनों से बोली, कंचन, तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरे ये सोने और चांदी के लहंगे नहीं लिए। तुम बहुत अच्छी हो। मैं हमेशा पृथ्वी के ईमानदार और नेक लोगों की मदद करती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो चुकी हो, इसलिए मेरे सोने और चांदी के लहंगे अब तुम्हारे हैं। जादुई सोने के लहंगे से तुम कुछ भी मांग सकती हो, कितनी भी धन दौलत, और जादुई चांदी के लहंगे से तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हो। कंचन परी का धन्यवाद करते हुए बोली, परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपने जादुई सोने और चांदी के लहंगे देने के लिए। आप नहीं जानती आपने हमें कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। हम दोनों अनाथ बहनों के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है, हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद परी अपने जादुई सोने और चांदी के लहंगे देकर वहाँ से गायब हो गई। वहीं जादुई सोने और चांदी का लहंगा पाकर दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर जादुई सोने के लहंगे से ढेर सारे धन दौलत मांगकर दोनों बहनें एक आलीशान घर में रहने लगी। अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद कंचन अपना जादुई चांदी का लहंगा लेकर अपनी बुटीक मालकिन के पास गई और बोली, मालकिन, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि मैंने आपका बुटीक नहीं चलाया और आज भी सच ही कह रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप मेरे जादुई चांदी के लहंगे के ऊपर हाथ रखिए और अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको सब नजर आ जाएगा कि असली गुनहगार मैं हूँ या कोई और।
कंचन के कहने पर बुटीक की मालकिन सुगंधा ने जादुई चांदी के लहंगे पर हाथ रख जैसे ही अपनी आंखें बंद की, तभी उसकी आंखों के सामने सारी सच्चाई आ गई। उसने देखा उसकी बुटीक में आग लगाने वाली कंचन नहीं बल्कि लाली थी। ये देख बुटीक की मालकिन सुगंधा को बहुत अफसोस हुआ और उसने कंचन से माफी मांगी। उसके बाद सुगंधा ने चालबाज लाली को पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह लाली को उसकी की सजा मिल गई। वहीं दूसरी ओर कंचन अपनी छोटी बहन माला के साथ परी की दी हुई जादुई सोने और चांदी के लहंगे की मदद से हंसी खुशी जीवन बिताने लगी। बहुत समय पहले की बात है। नागलोक में शिवांगी नाम की नागिन रहती थी। शिवांगी नागलोक की होने वाली नागरानी थी। शिवांगी के पिता की 2 शादी हो रखी थी, क्योंकि जब शिवांगी बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नागलोक के लोगों की बात मानकर शिवांगी के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी शादी से भी उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था विशाखा। शिवांगी विशाखा को कभी भी अपनी सौतेली बहन नहीं मानती थी। वो उसे अपनी सगी बहन जैसा प्यार करती थी, लेकिन विशाखा हमेशा शिवांगी के खिलाफ कोई न कोई साजिश रचती रहती थी। ऊपर से तो वो ऐसा दिखाती थी कि जैसे वो शिवांगी से बहुत ही प्यार करती है और उसकी बहुत परवाह करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो शिवांगी से नफरत करती थी, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि नागलोक के राजा की बेटी होते हुए भी वो नागरानी नहीं बनेगी। लेकिन इस बात से अनजान शिवांगी हमेशा विशाखा को प्यार करती थी, उसकी परवाह करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें नागलोक में घूम रही थी। तभी विशाखा शिवांगी से कहती है, शिवांगी, मैं तुम्हें एक बात कहूँ, मेरी बात मानोगी? हाँ बिल्कुल बोलो। मेरी बहन कुछ बोले और मैं ना मानूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो, ये तो तुम्हें भी पता है कि पृथ्वीलोक बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वहाँ के लोग, वहाँ की चीजें, वहाँ की बातें भी अनोखी हैं। मैं अपने इस नागलोक में घूम घूम कर परेशान हो गई हूँ और यहाँ से ऊब भी गई हूँ। अगर तुम कहो तो हम दोनों कल पृथ्वीलोक चलते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो विशाखा? पिताश्री ने कहा था ना कि हम बिना उनकी इजाजत के पृथ्वीलोक ना जाए। अरे तुम पिताश्री की चिंता मत करो, वैसे भी वो ध्यान में मग्न हैं। हम पृथ्वीलोक से घूमकर आ भी जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। पर फिर भी मुझे ऐसे पिताजी से झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा। अरे इसमें झूठ क्या बोलना है? और वैसे भी हमारी उम्र में ये सब चलता है। और देखो, तुमने ही कहा था ना कि तुम मेरी कोई बात नहीं टालती, तो अब तुम मेरी ये बात भी नहीं टालोगी। हम दोनों कल पृथ्वीलोक जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। ठीक है मेरी बहन, तुम्हारे लिए ये भी कर लूंगी। फिर अगले दिन शिवांगी विशाखा की बात मानकर पृथ्वीलोक पर चली जाती है। वो दोनों पृथ्वीलोक की सड़कें, दुकान, मकान, घर, अलग अलग तरह के लोग और उनका व्यवहार, ये सब देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि तभी विशाखा कहती है, मैंने कहा था ना शिवांगी, पृथ्वीलोक बहुत ही ज्यादा सुंदर है। देखो तो यहाँ की लाइटें, यहाँ के सुंदर सुंदर दुकानें, इतने प्यारे लोग। हाँ, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ के लोग और ये जगह बहुत ही ज्यादा प्यारी है। ऐसा कहकर वो दोनों बातें करने लगती है कि तभी वहाँ पर एक लड़का हाथों में गुलाब लिए आता है और शिवांगी को देते हुए कहता है, क्या बात है, आज का दिन और आज मिलने वाले सभी लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये गुलाब जैसी खूबसूरत लड़की के लिए। तुम हो कौन और मुझे ये गुलाब क्यों दे रहे हो? मेरा नाम पीयूष है और मैं यहाँ घूम रहा था कि तभी मेरी नजर आप पर पड़ी। आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। क्या यूँ कहूँ, मैंने आप जितनी खूबसूरत लड़की जिंदगी में पहली बार देखी है। शिवांगी उस लड़के की बात सुनकर शर्मा जाती है। तभी वो लड़का कहता है, मैं अभी चलता हूँ, मैं कल आपका यही इंतजार करूँगा। इसके बाद शिवांगी और विशाखा वहाँ से वापस नागलोक चली जाती है। लेकिन अब उनका छुप छुप के नागलोक से पृथ्वीलोक आना शुरू हो जाता है और वो पीयूष के साथ पृथ्वीलोक घूमने लगती है। धीरे धीरे पीयूष और शिवांगी के बीच नजदीकियां बढ़ती है और शिवांगी को पीयूष से प्यार हो जाता है। लेकिन शिवांगी को डर होता है कि कहीं पीयूष को जब इस बात का पता चलेगा कि वो नागिन है
तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन अब वो इस बात को और छुपाना भी नहीं चाहती थी। इसलिए एक दिन वो पृथ्वीलोक जाती है और पीयूष से कहती है, पीयूष, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कहो शिवांगी। पीयूष, मैंने खुद को लेकर तुमसे एक बहुत ही बड़ी बात छुपाई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे सब बता देना चाहिए। बात छुपाई है? क्या बात छुपाई है शिवांगी? पीयूष, मैं बेशक एक इंसान जैसे दिखती हूँ, पर मैं इंसान नहीं हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? शिवांगी पीयूष की ये बात सुनकर अपने अर्धनागिन रूप में आ जाती है और फिर पीयूष से कहती है, ये देखो, मैं एक नागिन हूँ, इच्छाधारी नागिन। शिवांगी ये कह ही रही होती है कि तभी उसके सर पर कोई पीछे से वार करता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जैसे ही शिवांगी को होश आता है तो वो खुद को अपने नागलोक के महल के कक्ष में पाती है। उसके सर में अभी भी दर्द होता है, इसलिए वो सर पकड़कर उठती है और अपने सामने बैठी विशाखा से पूछती है, विशाखा, हम यहाँ कैसे? हम तो पृथ्वीलोक पर थे ना, और मैं बेहोश कैसे हो गई? अरे शिवांगी, तुम पीयूष से बातें कर रही थी कि तभी अचानक तुम्हारे सर में बहुत तेज दर्द हुआ और तुम दर्द के मारे बेहोश हो गई। इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ नागलोक ले आई। वो सब तो ठीक है, पर पता नहीं क्यों मुझे अपने अंदर कुछ कमी सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई भाग मुझसे अलग हो गया हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोबारा पृथ्वीलोक पर जाएंगे। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। जैसे ही शिवांगी की तबीयत ठीक होती है, वो वापस विशाखा के साथ पृथ्वीलोक पर पीयूष से मिलने जाती है, लेकिन उन्हें पीयूष कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो अलग अलग दिशा में उसे ढूंढने लगती है। फिर अचानक ही शिवांगी की नजर पेड़ के पीछे बाहों में बाहें डाले पीयूष और विशाखा पर पड़ती है, जो पूरी दुनिया को भुलाकर एक दूसरे की बाहों में गुम थे। ये नजारा देखकर तो शिवांगी के होश उड़ जाते हैं और उसके भरोसे की धज्जियां भी। पीयूष, विशाखा, ये सब क्या चल रहा है? पीयूष, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? और विशाखा, तुम तो पीयूष और मेरे बारे में जानती हो, फिर ये सब क्या है? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि तुम्हें ये लगता है कि पीयूष तुमसे प्यार करता है। पीयूष सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हाँ मेरी डार्लिंग विशाखा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं सिर्फ और सिर्फ विशाखा से प्यार करता हूँ। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। नागलोक की होने वाली नागरानी के साथ तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। ऐसा कहकर शिवांगी दोनों को डस लेती है, लेकिन शिवांगी के डसने का ना तो पीयूष पर कोई असर होता है और ना ही विशाखा पर। ये देखकर शिवांगी हैरान रह जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा जहर पूरे नागलोक में सबसे विषैला जहर है। मेरे जहर की एक बूंद से बड़े नाग नागिन तक मर जाते हैं, लेकिन तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? विशाखा हंसते हुए कहती है। हाँ माना तुम्हारा जहर पूरे नागलोक में सबसे विषैला है, लेकिन तुम्हारे डसने से हमें तभी तो कुछ होगा जब तुम्हारे शरीर में जहर होगा। तुम्हारे शरीर में जहर की एक बूंद तक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। जिस दिन तुम अपने प्यार का इजहार पीयूष से कर रही थी और तब अचानक बेहोश हो गई थी, वो कोई मामूली घटना नहीं थी। तुम्हारी कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी। मैंने ही तुम्हें पीछे से सर पर डंडा मारा था, जिससे तुम बेहोश हो गई थी, और उसके बाद मैंने तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सारा विषैला जहर बाहर निकाल लिया था। तभी तुम्हें अपने शरीर में किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। मैं शायद इस दुनिया में सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। लोगों को तो किसी एक इंसान से धोखा मिलता है, लेकिन यहाँ तो मेरे प्यार ने भी मुझे धोखा दिया और मेरी बहन ने भी। लेकिन तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों? मैं बताता हूँ। देखो शिवांगी, मैं विशाखा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और ये सब तुम्हारे मिलने से बहुत पहले की बात है। तुम्हारा यहाँ आना, मुझसे प्यार करना, मुझसे बातें करना, ये सब मेरे और विशाखा का प्लान का हिस्सा है। हम लोग जानते हैं कि तुम नागरानी बनने वाली हो और तुम्हारे जहर में जो शक्तियाँ है वो किसी भी नाग नागिन के जहर में नहीं है। तुम्हारा जहर मुझे नाग बनाने की शक्ति दे सकता है, इसलिए हमने ये सब प्लान बनाया। और अब मैं भी तुम्हारी तरह एक नाग हूँ और मैं आसानी से नागलोक जा सकता हूँ। अब तुम्हारा सारा विषैला जहर मेरे अंदर है। अब मैं
और विशाखा पूरे नागलोक पर राज करेंगे और हमें कोई भी नहीं रोक सकता, और यहाँ तक कि तुम्हारे पिताजी भी नहीं। ऐसा कहकर पीयूष और विशाखा दोनों ही हंसने लगते हैं। पीयूष की ये बात सुनकर शिवांगी के तो मानो होश उड़ जाते हैं। उसने कभी भी इस चीज की उम्मीद तो नहीं की थी कि उसकी बहन उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। वो खुद तो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन वो अब अपने नागलोक को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए वो उठती है और नागलोक जा रहे विशाखा और पीयूष को रोकते हुए कहती है, विशाखा मेरी बहन, अगर तुमने एक बार मुझे अपने प्यार के बारे में बताया होता तो मैं तुम दोनों को मिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर देती, और अगर तुम्हें नागलोक की नागरानी बनना था तो तुम मुझे वो भी बता देती। मैं वो सिंहासन भी तुम्हारे लिए छोड़ देती। मुझे सिर्फ मेरे अपने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन तुमने तो मुझे धोखा देने का रास्ता चुना। तुम दोनों ने खेल तो बहुत अच्छा रचा था, लेकिन तुम लोग ये भूल गए कि मैं होने वाली नागरानी हूँ, और नागरानी के पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति यानी कि नागमणि होती है। तुमने मेरे साथ जो किया उसके लिए शायद मैं तुम्हें माफ भी कर दूं, लेकिन तुमने नागलोक जाकर जो घटिया साजिश रचने की सोची है उसके लिए मैं तुम लोगों को माफ नहीं कर सकती, और तुम्हें इसका दंड मिलकर रहेगा। विशाखा नागमणि के बारे में पूरी तरीके से भूल ही चुकी थी। जैसे ही वो शिवांगी की बात सुनती है, वो उसके पैरों में पड़ जाती है और कहती है, मेरी बहन मुझे माफ कर दो, मेरी तो मति मारी गई थी। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, मेरी बहुत परवाह भी करती हो, बस मुझे इस बार माफ कर दो बहन। मैंने तुम्हें हर बार माफ किया है विशाखा, लेकिन तुम्हारी ये गलती माफ करने लायक नहीं है। इसके बाद शिवांगी नागमणि की मदद से विशाखा और पीयूष पर वार करती है और उन दोनों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इसके बाद शिवांगी नागमणि की मदद से ही पीयूष के शरीर से अपना सारा जहर अपने शरीर में ले आती है, और उसके बाद लोगों पर आंखें बंद करके विश्वास करना छोड़ देती है और अपने विवेक का इस्तेमाल करके आगे जाकर नागरानी बनती है और नागलोक का कल्याण करती है। मीरा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। वो पढ़ लिख कर अपने माँ बाबा का नाम रोशन करना चाहती थी। मीरा के पिता जयप्रकाश जमींदार के खेतों में काम किया करते थे और उन्हीं से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार मीना के पिता जयप्रकाश खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पिता के गुजर जाने के बाद मीरा और उसकी माँ सरिता के ऊपर मानो गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा। माँ, मामा हमें छोड़कर चले गए, अब हम उनके बिना कैसे जिएंगे? बेटी रो मत, हम उनकी यादों के सहारे जी लेंगे। बस तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए सरिता ने रोते हुए मीरा को गले से लगा लिया। धीरे धीरे घर का राशन खत्म होने लगा और उनके घर की हालत बिगड़ने लगी। मीरा की माँ सरिता ने घर की बिगड़ती परिस्थिति देख गांव में ही एक सेठानी कल्याणी के यहाँ साफ सफाई का काम करने लगी। वहीं मीरा मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अचानक सरिता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो बीमार रहने लगी। सरिता बड़ी मुश्किल से काम पर जाने के लिए तैयार हुई। भगवान जी, मुझे हिम्मत दो, मुझे अपनी बेटी के लिए खड़ा होना है। अगर मैं बिस्तर में पड़ गई तो घर का खर्चा कैसे चलेगा और मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगी? अपनी माँ की बिगड़ती हालत देखकर मीरा बोली, माँ आप आराम कीजिए, आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं, आपके बदले मैं काम पर जाया करूँगी। बेटी तुम काम करने कैसे जाओगी? तुम्हें सुबह सवेरे स्कूल भी तो जाना होता है। उसकी चिंता आप मत करो माँ, मैं सुबह जल्दी उठकर सेठानी के घर का सारा काम खत्म करके वहीं से सीधे स्कूल चली जाऊंगी। बस आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर मीरा सेठानी के घर काम करने चली गई। वहाँ पहुँचने के बाद मीरा को देख सेठानी कल्याणी ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं मीरा हूँ, मेरी माँ सरिता आपके यहाँ काम करने आती है ना, अब से मैं अपनी माँ की जगह यहाँ पर काम करूँगी क्योंकि मेरी माँ बीमार है। अच्छा, तो तुम सरिता की बेटी हो, सारा काम अच्छे से करना। मुझे साफ सफाई बहुत ही ज्यादा पसंद है, समझ आ गई मेरी बात? सेठानी कल्याणी मीरा को ये सब बोल ही रही थी कि तभी कल्याणी की बेटी जानवी वहाँ आई और मीरा को देखकर हैरानी से बोली,
मॉम, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? बेटी, ये काम वाली की बेटी है। इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब से ये हमारे घर पर काम करेगी। तो मीरा को जानती हो क्या? हाँ मॉम, ये मेरी ही क्लास में पढ़ती है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है। टीचर भी इसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें मीरा से कुछ सीखना चाहिए। देखो, पढ़ाई के साथ साथ कितनी मेहनती भी है। अपनी माँ की ये बात सुन जानवी गुस्से से अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी ओर मीरा घर की साफ सफाई में जुट गई। काम खत्म कर मीरा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए जब स्कूल पहुंची, कक्षा में पहुंचते ही जानवी अपनी सहेलियों के साथ मीरा का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे देखो देखो, काम वाली आ रही है। सुनो मीरा, मेरे डेस्क पर बहुत गंदगी जमी है, जरा यहाँ आकर साफ कर देना। मॉम से कहकर मैं तुम्हें इसके भी पैसे दिला दूंगी। जानवी की बात सुनकर क्लास में मौजूद सभी लड़कियाँ मीरा पर हंसने लगी। मीरा उन सब बातों को अनसुना कर जैसे ही अपने डेस्क पर बैठने लगी, तभी जानवी बोली, अरे रुक, तू हमारे बराबर नहीं बैठ सकती। तेरी औकात जमीन पर बैठने की है, समझी? झाड़ू पोछा वाली, चल जमीन पर बैठ। ये ज्ञान का मंदिर है, जहाँ अमीर गरीब छूत अछूत सभी को एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है। चल चल, हमें मत सिखा ज्ञान की बातें। हम तुझे अपने साथ नहीं बैठने देंगे, समझी? जानवी और कक्षा की सभी अमीर लड़कियां मीरा को अपने साथ डेस्क पर बैठने नहीं देती। दुखी होकर मीरा जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फाइनल परीक्षा शुरू होने में 1 महीना बाकी था। मीरा काम करने के साथ साथ परीक्षा की तैयारी रात भर जागकर खूब मेहनत और लगन से करने लगी। वहीं दूसरी ओर कल्याणी ने जानवी से कहा, बेटा, तुम्हारे फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अगर तुम भी इस बार मीरा की तरह अच्छे नंबरों से पास हुई तो मैं तुम्हें आईफोन खरीद कर दूंगी। माँ की बात सुन जानवी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मन ही मन मीरा का नाम सुनते ही जल उठी। इस मीरा के रहते मैं क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आ सकती। अब टीचर के साथ साथ मॉम भी उस नौकरानी की तारीफ करने लगी। उसका कुछ करना पड़ेगा। देखती हूँ इस बार कैसे क्लास में फर्स्ट आती है। अगले दिन जब मीरा काम खत्म कर स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में जानवी ने अपनी कुछ सहेलियों के साथ मिलकर मीरा का रास्ता रोका। तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? जाने दो मुझे, स्कूल जाने में मुझे देरी हो रही है। अरे, तो स्कूल जाकर क्या करेगी? तेरे हाथों में झाड़ू पोछा ही अच्छा लगता है, किताबें नहीं। ये कहते हुए जानवी ने मीरा का स्कूल बैग छीनकर नदी में फेंक दिया। ये देख मीरा रोते हुए बोली, अरे ये क्या किया तुमने जानवी? अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? फाइनल परीक्षा भी शुरू होने वाले हैं। तुम्हें पढ़ाई करनी है ना? जा नदी में जाकर अपना स्कूल बैग ले आ। बेचारी मीरा नदी में कूद गई, लेकिन उसे अपना स्कूल बैग कहीं नहीं मिला। ये देख जानवी अपनी सहेलियों के साथ मीरा पर हंसते हुए वहाँ से चली गई। वहीं मीरा रोते हुए नदी से बाहर आई और नदी किनारे बैठकर रोने लगी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नई किताबें और नया स्कूल बैग खरीद सकूं। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मेरा ये साल बर्बाद हो जाएगा। ये कहते हुए मीरा फूट फूट कर रोने लगी। तभी आसमान से सिंड्रेला परी गुजर रही थी। मीरा को रोते हुए देख सिंड्रेला परी बोली, अरे ये लड़की इस तरह रो क्यों रही है? मुझे चलकर पूछना चाहिए। ये कहते हुए सिंड्रेला परी मीरा के पास गई और उसके रोने का कारण पूछा। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बताओ मुझे, शायद तुम्हारी मैं कोई मदद कर सकूं। सिंड्रेला परी के पूछने पर मीरा रोते हुए सारी बात बताते हुए बोली, परी जी, बिना किताबों के अब मैं स्कूल पढ़ने कैसे जाऊंगी? फाइनल एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ये साल बर्बाद नहीं होने दूंगी। चलो मेरे साथ। इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाती, सिंड्रेला परी उसे बादलों की दुनिया में ले गई। मीरा हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। तुम इतनी हैरान मत हो, ये हमारी दुनिया है। आओ, तुम्हें मैं परी लोग की टीचरों से मिलवाती हूँ। वो सभी तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद करेगी। ये कहते हुए सिंड्रेला ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही मीरा बादलों के बीचों बीच बनी परियों की क्लास में पहुंच गई। क्लास में ढेर सारी किताबें भी थी। ये देख मीरा खुशी से उछल पड़ी। इस तरह सभी परियां मिलकर मीरा को पढ़ाने लगी। फिर कुछ ही दिनों में फाइनल एग्जाम का दिन भी नजदीक आ गया।
मीरा ने इस बार भी अच्छे नंबरों से पास होकर क्लास में फर्स्ट आई। ये देखकर जानवी को बड़ी हैरानी हुई और वो बोली, अरे मीरा, बिना किताबों के तुम इतने अच्छे नंबरों से कैसे पास हो गई भला? क्योंकि मैं परियों की क्लास में पढ़ने जाती हूँ। परिलोक की परियां मुझे रोज पढ़ाती है। क्या कहा? परियों की क्लास? तभी कक्षा की सभी लड़कियां बोली, मीरा प्लीज हमें माफ कर दो, हमने जानवी की बातों में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कोई बात नहीं, मैंने तुम सभी को माफ कर दिया। क्या हम भी तुम्हारे साथ परियों की क्लास में पढ़ने आ सकते हैं? हमें भी अच्छे नंबरों से पास होना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल से तुम सभी भी मेरे साथ बादलों में परियों की क्लास में पढ़ने चलना। ये सुनकर सभी लड़कियां बहुत खुश हुई। वहीं जानवी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी मीरा से माफी मांगी। सब कुछ भुलाकर मीरा ने जानवी को माफ कर दिया और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गई। इस तरह अमीरी और गरीबी का भेदभाव भूलकर सभी लड़कियां एक साथ मिलकर परियों की क्लास में पढ़ने लगी।